Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we are meeting for our 10th session. As you can see here, we will conduct 3 sessions in today's lecture, 10, 11 and 12. And the topic for today's these sessions is group dynamics. As you remember, in last sessions, we had discussed about groups, types of group. But today we are going to discuss the dynamics of group. Dynamics यानी different aspects, यानी एक ग्रुप के अंदर आपको किस तरह की चीजें सोशियोलॉजिकली किस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आज तक बेटा आप एक ही क्लास में बैठे थे, आप अपनी फैमिली के साथ रहते थे, आपको अंदाजा भी नहीं था कि जिस ग्रुप में हम रहते हैं उसके अंदर किस तरह के डायनेमिक्स पाए जाते हैं, यानी किस तरह के फैक्ट्स पाए जाते हैं, किस तरह के एस्पेक्ट्स पाए जाते हैं। लेकिन आज के लेक्चर के बाद हम ग्रुप में किस तरह के सोशल डायनेमिक्स पाए जाते हैं, यानी सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो ग्रुप्स के अंदर पाई जाती हैं। वो कौन सी हैं, वो हम आज के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 बेटा, इसमें हम ग्रुप साइज के बारे में पढ़ेंगे। यानी ग्रुप की जो साइज होती है वो कितना मैटर करती है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है। आप अगर किसी 2 बंदों के ग्रुप में होते हैं तो उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखने को मिलती हैं। 3 मेंबर के ग्रुप में होते हैं तो आपको कुछ और तरह की चीजें दिखने में आती हैं। लेकिन अगर आप 10 बंदों के ग्रुप में शामिल होते हैं तो उसमें चीजें और तरह की पाई जाती हैं। यानी डिफरेंट साइज के ग्रुप होते हैं तो उनमें आप जो जो चीजें आपको देखने में मिलेंगी वो भी टोटली डिफरेंट होती हैं। जो छोटे ग्रुप्स होते हैं उनमें आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, और जो बड़े ग्रुप्स होते हैं उनमें आपको थोड़ी सी डिफरेंट तरह की चीजें नजर आएंगी। अच्छा, नंबर 1, द नेक्स्ट टाइम यू गो टू अ पार्टी, यानी जब कभी आप किसी पार्टी में जाएं, ट्राई टू अराइव फर्स्ट, आप क्या करें, सबसे पहले पहुंचे आप, यानी यू शुड बी द फर्स्ट वन हु अराइव्स देयर। इफ you do, you will be able to observe some fascinating group dynamics। यानी अगर आप इस एडवाइस पे अमल करते हैं कि आप सबसे पहले, वो अगर शादी हॉल है जहाँ पे आपको दावत है तो आप वहां पे जाएं, क्लास है तो आप वहां पे जाएं, आप यानी सबसे पहले जाएं, सबसे पहले जाएंगे। बाद में जो आने वाले होंगे उनमें से आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देंगी, यानी जो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग होंगी, अट्रैक्टिव होंगी। नंबर 2, वो क्या है, नंबर 2, until about 6 people entered the room, यानी
आप पहले थे, आपके बाद एक और बंदा आया तो 2 बंदे हो गए, आप उन 2 के बाद एक और आया 3 हो गए, फिर एक और आया 4 हो गए, फिर 2 और आए 6 हो गए। ठीक है, इस तरह से कह रहा है until about 6 people enter the room, यानी जब जब 6 बंदे रूम में इकट्ठे हो जाते हैं एक ही जगह पर, every person every person who arrives usually joins in a single conversation, यानी एक बंदा आया, फिर दूसरा बंदा आया तो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तीसरा बंदा आया तो उन 2 को ज्वाइन करेगा, वो 3 हो गए, चौथा बंदा आया तो उन 3 को ज्वाइन किया, वो 4 हो गए, पांचवा बंदा आया उन 4 को ज्वाइन किया, वो 5 हो गए, छठा बंदा आया उन 5 को ज्वाइन किया, वो 6 हो गए। तो ये मकसद था इस पॉइंट का कि 6 लोगों तक तो यानी वो एक ही कन्वर्सेशन होती है, यानी एक साथ मिलके किसी टॉपिक पे बात करें तो वो सारे लोग उसी टॉपिक के पर होती हुई बात को यानी एक्सपीरियंस करेंगे, उनको ज्वाइन करेंगे। नंबर 3, एज मोर पीपल अराइव, यानी जितने ज्यादा लोग वहां पे पहुंचते जाएंगे, द ग्रुप डिवाइड्स इनटू 2 और मोर क्लस्टर्स, यानी 6 से ज्यादा अगर हो गए लोग फिर क्या होगा, ग्रुप के क्लस्टर बनेंगे। क्लस्टर क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल 2 और लोग आ गए, अब तो 8 बंदे हो गए, अब क्या होगा, 3 इधर हो जाएंगे, 5 उधर हो जाएंगे, 3 जो है वो अपनी कन्वर्सेशन शुरू कर लेंगे, 5 उसी टॉपिक पे बात करते रहेंगे, या 4 इधर हो जाएंगे, 4 उधर हो जाएंगे, या 5 इधर हो जाएंगे, 3 उधर हो जाएंगे, यानी ग्रुप स्प्लिट हो जाएगा, 2 कन्वर्सेशन फिर उसमें चली जाएंगी। 12 से 14 तक बंदा हो जाए यानी मेंबर्स हो जाते हैं तो फिर 3 क्लस्टर्स बन जाएंगे। बेटा क्लस्टर कहते हैं मजमुआ को, लोगों का मजमुआ। एंड इट डिवाइड्स अगेन एंड अगेन एज द पार्टी ग्रोज, यानी जितने ज्यादा लोग उस पार्टी में आते जाते हैं तो क्लस्टर्स आपके बढ़ते जाएंगे, फिर आपके पास वहां पे यानी एक एक बंदा नहीं होगा, क्लस्टर ऑफ द पीपल होंगे, एक 4 ग्रुप 4 बंदों का यानी क्लस्टर फला कोने में बैठा है, उनके पास में 3 बंदों का क्लस्टर बैठा है, उसके एंड सामने वाली टेबल पे 5 बंदों का ग्रुप बैठा है, इस तरह से फिर क्लस्टर बनते हैं जो एक दूसरे से वहां पे कन्वर्सेशन में एंगेज होते हैं। Number 4, this process shows that this process shows that group size plays a crucial role in how group members interact, यानी आपकी जो ग्रुप साइज होती है यानी कितने बंदे वहां पे मौजूद हैं जिस ग्रुप का आप हिस्सा हैं, ग्रुप साइज प्लेज अ क्रूशियल रोल, यानी इस ग्रुप साइज की बहुत बड़ी अहमियत होती है किस चीज में, हाउ ग्रुप मेंबर्स इंटरेक्ट, यानी ग्रुप के मेंबर किस तरह से एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, इस चीज पर आपकी ग्रुप साइज का बहुत बड़ा अमल दखल होता है या असर होता है। अच्छा, अब उस ग्रुप साइज का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है डाइट, डियॉड या डाइट। अच्छा बेटा ये जो डियॉड होता है, डियॉड यानी 2 बंदे, डियॉड यानी 2 बंदे, सिंगल एक बंदा, 2 बंदे, 2 को कहते हैं डियॉड, डियॉड। नंबर 1, द जर्मन सोशियोलॉजिस्ट द जर्मन सोशियोलॉजिस्ट सिमिल, बेटा जर्मनी का सोशियोलॉजिस्ट था, उसका नाम था जॉर्ज सिमिल, एक्सप्लोर द डायनेमिक्स इन द स्मॉलेस्ट सोशल ग्रुप्स। जॉर्ज सिमिल की रिसर्च किसके ऊपर थी, उसने छोटे छोटे ग्रुप्स को स्टडी किया था, 2-2 बंदों का ग्रुप, उनको जो है वो उसने स्टडी किया था कि 2 बंदों का ग्रुप जो है उसकी सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है। नंबर 2, सिमिल यूज द टर्म डियाड, सिमिल ने उन 2 बंदों के ग्रुप का नाम क्या दिया, डियाड। डियाड बेटा ग्रीक लफ्ज है, ग्रीक यानी यूनानी लफ्ज है, यूनान में पेयर, हम इंग्लिश में कहते हैं ना पेयर, पेयर यानी 2 बंदे, तो उसमें उसको ग्रीक में हम कहते हैं डियाड, टू डिजाइनेट अ सोशल ग्रुप विद 2 मेंबर्स, यानी दो दो मेंबर्स का जो ग्रुप है उसको डियाड का नाम दिया। किसने नाम दिया, जॉर्ज सिमिल ने। जॉर्ज सिमिल कौन था, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट था। नंबर 3, सिमिल एक्सप्लेन्ड दैट social interaction in a dyad is typically more intense,
मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस बंदे ने डिस्कस की है कि डियाड के अंदर, यानी ये जो दो बंदों का ग्रुप है डियाड, उसमें सोशल इंटरेक्शन की नोयत क्या होती है। इसने कहा दो बंदों के दरमियान जो सोशल इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है, वो हमेशा मोर इंटेंस होती है। इंटेंस यानी गहरी, गहरी, डिटेल में, पर्सनल। आपको जब कभी कोई पर्सनल बात करनी होती है, आप किसी एक बंदे को अलग बैठकर उसको बताते हैं। ऐसे नहीं है ग्रुप में अगर आपका वो फ्रेंड भी बैठा है, 10 बंदों का ग्रुप है, वहां पे ग्रुप के दरमियान पीछे छोड़ दे बात और आप उसको उसको कहेंगे मैंने पर्सनल बात की है दोस्त से। भाई पर्सनल बात आप उसको उसको डियाड के ग्रुप में कर सकते हैं, इतने बड़े ग्रुप में नहीं कर सकते। तो दो बंदों की जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत ज्यादा गहरा और इंटेंस होता है। अच्छा, दूसरी बात, दूसरी बात, ये दो बंदों का ग्रुप जो है, इसकी एक और भी इंपॉर्टेंस है। वो क्या है? वो ये है कि जब कभी आप डिप्रेस्ड हो, यानी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हूं, डिप्रेशन का शिकार हूं, और आप समझते हो कि किसी दोस्त के साथ मिलकर मेरी डिप्रेशन खत्म हो सकती है, तो आपको ये एडवाइस है कि आप डियाड की ग्रुप बनाएं। डियाड यानी कोई एक बंदा हो। अगर आपने कहा कि 3 और बंदे हैं, चौथा मैं हूं, हम 4 बैठकर बात करेंगे, तो मेरे भाई आप अगर उन 4 से बैठ के बात करेंगे तो आपका टॉपिक यानी थोड़ा सरसरी से ऊपर उसको डिस्कस करके, तो फिर 3 बंदे अपनी अपनी बातें खोल के बैठ जाएंगे, आपका टॉपिक वहीं का वहीं रह जाएगा। इसीलिए कहते हैं जितनी ज्यादा गहरी बात हो, जितनी ज्यादा इंटीमेट और पर्सनल बात हो, उसके लिए जार्ड जो है वो सूटेबल होता है। देन लार्जर ग्रुप, यानी बड़े ग्रुप से ये जार्ड जो वो बेहतर रहता है। क्यों? बिकॉज नाइदर मेंबर मस्ट शेयर द अदर्स अटेंशन विद एनीवन एल्स। यानी उसमें क्या होता है, सामने वाला बंदा है उसका अटेंशन 100% आपको मिल रहा होता है, 100%। लेकिन अगर एक और बंदा आप लोगों के पास आ जाए, 3 बंदे हो जाएं, आप होंगे और 2 और बंदे हो जाएंगे, फिर आपको फाइट करनी पड़ेगी अटेंशन के लिए कि भाई आप लोग मेरी बात सुने, आपकी तरफ देखें और आपकी बात सुने। उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, क्योंकि बातचीत में अपनी बात करना, अपनी बात सुनाना एक तरह की स्ट्रगल होती है। हर किसी की चाहत होती है कि मेरी बात सुनी जाए, मुझे मौका दिया जाए बोलने का। इसीलिए हम जंप करते रहते हैं दरमियान में बात करने के लिए। तो ये एक किस्म की फाइटिंग होती है। तो जब 2 बंदे हो जाएंगे आपको अटेंशन के लिए फाइट करना पड़ेगा, और 4 हो जाएंगे आपकी आपकी यानी बात सुनी जाए इसके चांसेस कम हो जाते हैं। 5 6 7 8 9 10, जितना ग्रुप बढ़ा उतनी आपकी वैल्यू कम होती जाती है। इसीलिए कहते हैं सेल्फ स्टीम के लिए, साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए डियाड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है। नंबर 4, बट लाइक ए स्टूल विद ओनली 2 legs। यानी अगर कोई स्टूल हो जिसके दो, अच्छा अब ये इसकी जो है वो यानी कि नेगेटिव पॉइंट बता रहे हैं डियाड की। बट लाइक ए स्टूल विद ओनली 2 legs, डियाड्स आर अनस्टेबल। कहते हैं कि जो डियाड है, 2 बंदों का ग्रुप है, वो अनस्टेबल होता है, यानी कमजोर तरह का ग्रुप होता है। क्यों? बोथ मेंबर्स ऑफ अ डियाड, यानी डियाड के दोनों मेंबर मस्ट वर्क टू कीप द रिलेशनशिप गोइंग। यानी दोनों को जो है उस रिलेशनशिप को कायम रखने के लिए यानी वर्क करते रहना है, कोशिश करते रहनी है। इफ आइदर विदड्रॉस, दोनों में से अगर कोई एक भी विदड्रॉ कर जाता है, द ग्रुप कोलैप्सेस, यानी ग्रुप क्या हो जाता है, फिर खत्म हो जाता है। बेटा इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। जो कपल होते हैं शादीशुदा, हस्बैंड और मियाँ, कहते हैं अगर बच्चा आ जाता है तो उनका ताल्लुक और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और बच्चा नहीं होता तो ताल्लुक कमजोर रहता है। तो बेटा क्यों होता है? क्योंकि तीसरा जो बच्चा है ना, वो दोनों को आपस में मिलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए कहते हैं कि इस जगह पे 2 बंदों का ग्रुप जो है वो कभी कभी अनस्टेबल और लेस स्ट्रांग होता है, वो कभी भी किसी भी वक्त टूट सकता है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3, और ये है ट्राइड्स। अब आपको अंदाजा लग गया होगा, डियाड यानी 2 बंदों का ग्रुप, और ट्राइड
ट्राइड यानी 3 बंदों का ग्रुप, 3 persons. Number 1, Simmel also studied the tribes. जॉर्ज सिमिल ने फकत डियार्ड को नहीं पढ़ा था बल्कि ट्राइड को भी पढ़ा था। ट्राइड क्या है? सोशल ग्रुप विथ 3 मेंबर्स, यानी ऐसा ग्रुप जिसमें 3 मेंबर्स होते हों। नंबर 2, अ ट्राइड इज मोर स्टेबल देन अ डियार्ड, यानी डियार्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है ट्राइड, यानी 3 बंदों का ग्रुप ज्यादा स्ट्रांग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जब जैसा मैंने आपको मिसाल दी, मियाँ बीवी हैं और अगर बच्चा हो जाता है तो स्ट्रांग उनका ताल्लुक हो जाता है। इसी तरह अगर आप 3 फ्रेंड हैं और 2 यानी आपस में उनका थोड़ा अनबनत हो गई है तो तीसरा उन दोनों को यानी कि सुलह करवा लेगा, लेकिन तीसरा ही नहीं होगा तो दोनों टूट जाएंगे। अच्छा, बिकॉज वन मेंबर कैन एक्ट एज अ मीडिएटर, मीडिएटर कहते हैं दरमियान वाला बंदा जो सुलह करवाता है। 3 में से अगर 2 बंदों के दरमियान अनबनत हो जाए तो तीसरा बंदा मौजूद होता है जो इनकी सुलह करवाता है। इफ रिलेशंस बिटवीन द अदर टू बिकम स्ट्रेंज, अगर 2 के दरमियान ताल्लुकात थोड़े खराब हो जाए तो। नंबर 3, दिस एनालिसिस ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स helps explain why members of a dyad, say spouses having conflicts, often seek out a third person such as a marriage counselor to discuss tension between them. बेटा, वेस्टर्न सोसाइटीज में ये लोग पाए जाते हैं मैरिज काउंसलर। जिस तरह से बंदा बीमार होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको अपना इलाज के लिए आप अपना मर्ज बताते हैं और वो आपको आपके मर्ज को आइडेंटिफाई करके आपके लिए दवाइयां सजेस्ट करता है। बिल्कुल इसी तरह बेटा वेस्टर्न सोसाइटीज में मैरिज काउंसलर पाए जाते हैं। अब ये एक तरह के डॉक्टर हैं। इनका काम क्या होता है? वहां पे क्या होता है, जो डिवोर्स लेते हैं, डिवोर्स लेने से पहले एक कोशिश करते हैं रिश्ता बचाने के लिए और फिर वो जाते हैं मैरिज काउंसलर के पास। मैरिज काउंसलर क्या करता है, शोहर का डिटेल में इंटरव्यू लेता है और बेगम उनकी जो बीवी होती है शोहर की, उसका भी डिटेल में इंटरव्यू लेता है और फिर उनमें से यानी वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है वो चीजें जिनकी वजह से इन दोनों की आपस में बन नहीं पाती। फिर वो शोहर के लिए अलग एक प्रेस्क्रिप्शन लिखता है और बीवी के लिए अलग लिखता है। बीवी के लिए कि भाई आप इन इन चीजों पर थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लें, इन इन चीजों पर आप थोड़ा इम्प्रूव करें, और शोहर को बता दिया जाता है कि आप इन इन चीजों को थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो आपका ये घर बच जाएगा। तो यानी जब 3 बंदे होते हैं, तीसरा यानी मैरिज काउंसलर होता है, तब उन 2 की भी बन पाती है। लेकिन अगर फकत और फकत वो 2 हों तो यानी फिर अगर कंफ्लिक्ट हो जाए तो कोई तीसरा बंदा होगा ही नहीं इन लोगों के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो नतीजतन तलाक हो जाएगी। नंबर 4, ऑन द अदर हैंड ऑन द अदर हैंड two of the three can pair up to praise their views on the third, यानी इसका एक नेगेटिव भी है, यानी इसका एक नुकसान भी है 3 बंदों का कि 3 में जो है वो 2 इकट्ठे हो जाएंगे और जो तीसरा है उस पर अपने आइडियाज थोपेंगे, उस पर अपने आइडियाज थोपेंगे। आपने एक वर्ड सुना होगा पीयर प्रेशर का। पीयर प्रेशर यानी आपके जो हमअसर लोग होते हैं, आप 20-22 साल के बच्चे हैं तो जो दूसरे आपके फ्रेंड हैं उनकी एज भी 20-22 साल ही होगी, तो उनको आपका पीयर कहते हैं। तो बेटा पीयर प्रेशर क्या होता है, जब आप अपने ग्रुप में होते हैं तो जो ग्रुप का बिहेवियर है वो एज ए प्रेशर आप पर एग्जर्ट हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 5 बंदों का ग्रुप है या चलो 3 का ग्रुप है, ट्राइड है,
दो वहां पे स्मोकिंग कर रहे हैं। अब एक बंदा वो जो बेचारा स्मोकिंग नहीं कर रहा, अब उन दो का प्रेशर पड़ेगा उस पर, वो जबरदस्ती उसको पिलाएंगे, जबरदस्ती देंगे। अगर वो जबरदस्ती नहीं भी करेंगे, इतने अच्छे दोस्त हैं, तो ये जो तीसरा बंदा रह नहीं पाएगा, अपने आप को उनसे थोड़ा अलग कर नहीं पाएगा, वो भी उनके साथ शामिल हो जाएगा। तो कहते हैं ना डोमिनेंट, जहाँ पे ज्यादा मेजोरिटी होती है उनके उनके ख्यालात डोमिनेंट हो जाते हैं दूसरों पर। तो बेटा 3 का जो ग्रुप होता है उसमें जो 2 होते हैं वो हावी हो सकते हैं तीसरे पर, अपने आइडियाज उस पर इम्पोज कर सकते हैं। ये खतरा रहता है 3 के ग्रुप में, जो कि 2 के ग्रुप में खतरा नहीं रहता। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हमने सीखी कि कभी कभी हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम 2 जने बैठे, यानी मैं किसी एक फ्रेंड को बुलाऊं बातचीत करने के लिए, चाय पिलाने के लिए, खाना साथ खाने के लिए, या कहीं पे जाने के लिए, या 2 को बुलाऊं, 3 को बुलाऊं, 4 को बुलाऊं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द टास्क यू हैव एट हैंड, यानी आपके सामने कौन सा काम पड़ा है जिसके लिए आप उसको बुला रहे हैं, उसकी नेचर को देखें, नोयत को देखें। अगर हसास किस्म की नोयत है तो एक बंदा इनफ होगा, लेकिन थोड़ी सी लेस सेंसिटिव है तो फिर 2-3 बंदे आप उनको यानी कि शेयरिंग कर सकते हैं। नंबर 4, अच्छा 2 जो है यानी तीसरे पर अपने आइडियाज थोप सकते हैं। आर ट्रू में इंटेंसिफाई द रिलेशनशिप, यानी उन 3 में से ऐसे हो सकता है 2 की आपस में बहुत गहरी फ्रेंडशिप हो जाए, लीविंग द अदर फीलिंग लेफ्ट आउट, और जो तीसरा है उसको थोड़ा सा इग्नोर्ड फील करवाए। बेटा ग्रुप डायनेमिक्स में एक और बात मेरे जहन में अभी आई है, जो कि इस लेक्चर में मैंने नहीं, यानी कि उसको लेक्चर का ऐसा मैंने नहीं बनाया उस बात को, लेकिन अभी मेरे माइंड में आ रही है कि ग्रुप में क्या होता है, जब बातचीत होती है, कन्वर्सेशन होती है, तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि वो कन्वर्सेशन 2 बंदे इतना डोमिनेंट हो जाते हैं कि वो 2 बंदे ही सिर्फ बात कर रहे होते हैं, बाकी जो बेचारे सुन रहे होते हैं, और वो चाहते हैं कि ये अब खामोश हो जाए, लेकिन ये खामोश होने का नाम ही नहीं ले रहे होते। तो ये एक नेगेटिव डायनेमिक्स पाया जाता है ग्रुप में, कि जो डोमिनेंट हैं, जो बातूनी किस्म के हैं बच्चे या मेंबर हैं ग्रुप के, वो हाईजेक कर लेते हैं ग्रुप को, और फिर ग्रुप पर फकत अपनी ही बातें, अपने ही ख्यालात यानी वो हावी रहते हैं। तो ये डायनेमिक पाया जाता है, और ये अनहेल्दी अनहेल्दी डायनेमिक है। हेल्दी डायनेमिक क्या होगा? हेल्दी डायनेमिक वो होता है जिसमें आप क्या करते हैं कि आपके ग्रुप में चाहे 3 बच्चे हों, 4 हों, 5 हों, कोई एक भी उस कन्वर्सेशन से बाहर ना जाए, यानी कोई एक भी उस कन्वर्सेशन से बाहर ना जाए। बाहर कब नहीं जाएगा? जब आप उसको इक्वली शेयर देंगे, जितना आप उसको सुनाते हैं, अगर उसकी बात भी आप सुनेंगे तो यानी वो भी उस ग्रुप का फिर यानी शेयर करेगा। कॉन्सेप्ट नंबर 4, ग्रुप लीडरशिप। बेटा किसकी माइक खुली हुई है? शीजा, शीजा बेटा अपनी माइक बंद कर दें। अच्छा, कॉन्सेप्ट नंबर 4, ग्रुप लीडरशिप, यानी जहां कहीं पे कोई ग्रुप होता है, कुछ जने होते हैं, तो उनके ऊपर एक बंदा यह यानी वो उनको लीड करता है। आप देखें क्लास में कौन लीड करता है? सीआर लीड करता है। इसी तरह जो टीचर्स का ग्रुप है उनको वाइस चांसलर लीड करते हैं, वो उनका बॉस होता है। इसी तरह फैमिली में जो है, सारे फैमिली के ऊपर जो बड़े होते हैं, बाबा होते हैं, दादा होते हैं, वो उनको लीड करते हैं। क्रिकेट टीम है, वो भी 11 जनों का एक ग्रुप है, उसको कैप्टन लीड करते हैं। तो बेटा हर ग्रुप का जो है एक लीडर होता है। अच्छा, कभी कभी बेटा कुछ ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं जो यानी, अब फॉर एग्जांपल आप लोग जो है यूनिवर्सिटी में आए, आप लोगों का पहला दिन है। अब आप देखें, वो बंदा आगे आने की यानी कि उसके चांसेस ज्यादा होते हैं जो बातचीत ज्यादा करता है।
राहीन, अच्छा, यानी वो जो ग्रुप होता है उसमें उस बंदे के लीडर बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं जो कन्वर्सेशन ज्यादा करता है, कन्वर्सेशन ज्यादा करता है। आपने देखा होगा पहला दिन होता है आपका क्लास में, और एक बंदा जो ज्यादा बोल रहा होता है, टीचर से बातचीत कर रहा होता है, फिर वो टीचर उसको सीआर बना लेता है, यानी उसके लीडर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसा हुआ ही नहीं एक बंदा खामोश मिजाज हो, वो खामोश खामोश और उसको सीआर बना दिया गया हो, ऐसे नहीं होता। तो बेटा उसके लीडर बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं जो आगे आता है और जो बातचीत करता है, जो कन्वर्सेशन करता है, जो ज्यादा बात करता है, यानी उसके आगे बढ़ने के उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं। नंबर 1, हाउ डू ग्रुप्स ऑपरेट, ग्रुप किस तरह से चलते हैं, यानी उनको किस तरह से चलाया जाता है। वन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स इज लीडरशिप, यानी ग्रुप डायनेमिक्स में आपको एक और चीज नजर आएगी जो कि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसको कहते हैं लीडर। ग्रुप के अंदर लीडर का बहुत बड़ा रोल होता है। नंबर 2, although a small circle of friends may have no leader at all, यानी अगर 3-4 दोस्त हैं, उन दोस्तों को तो कोई लीडर नहीं चाहिए ना आपस में। मोस्ट लार्ज सेकेंडरी ग्रुप्स प्लेस लीडर्स इन अ फॉर्मल चेन ऑफ कमांड, यानी जो सेकेंडरी ग्रुप होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई ऑफिस है, कोई इदारा है, तो वो क्या करते हैं, अपने लीडर को यानी लीडर मुकर्रर करते हैं हर इदारे का, हर ऑर्गेनाइजेशन का। नंबर 3, ग्रुप्स टिपिकली बेनिफिट फ्रॉम टू काइंड्स ऑफ लीडरशिप, यानी ग्रुप्स के अंदर आपको दो तरह की लीडरशिप बेटा देखने को मिलेगी। वो क्या है, इंस्ट्रूमेंटल लीडरशिप, एक्सप्रेसिव लीडरशिप। नंबर 4, इंस्ट्रूमेंटल लीडरशिप क्या होती है, यानी उसके अंदर किस तरह की चीजें पाई जाती हैं, ये किस तरह के लीडर होते हैं। इंस्ट्रूमेंटल लीडरशिप रिफर्स टू ग्रुप लीडरशिप दैट फोकसेस ऑन द कंप्लीशन ऑफ द टास्क, यानी ये इस तरह का लीडर होता है जो हमेशा काम पर ज्यादा तवज्जो देता है, यानी वो कहता है मुझे काम चाहिए, काम करो, ठीक है, उसका फोकस किस चीज पे होता है, कंप्लीशन ऑफ द टास्क, के मुझे काम चाहिए। मेंबर्स लुक टू इंस्ट्रूमेंटल लीडर्स टू मेक प्लान्स, गिव ऑर्डर्स एंड गेट थिंग्स डन, यानी जो मेंबर्स होते हैं वो हमेशा डिपेंड करते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल लीडर। इंस्ट्रूमेंटल लीडर क्या करता है, मेक प्लान्स, वो प्लान बनाता है ग्रुप के लिए कि अब हमें क्या करना है। गिव ऑर्डर, वो ऑर्डर देता है। गेट थिंग्स डन, और वो चीजें करवाता है मेंबर्स की तरफ से। तो ये जो चीजें हैं, यानी टास्क पे फोकस करना, ऑर्डर देना, प्लान बनाना और चीजों को कंप्लीट करवाना, ये सारा इंस्ट्रूमेंटल लीडरशिप की खुसूसियात हैं। उसके बाद आते हैं एक्सप्रेसिव लीडरशिप। Expressive leadership, by contrast, is group leadership that focuses on the group's well-being, यानी एक्सप्रेसिव लीडर का वो उसका उसका तवज्जो जो है ना, काम पे नहीं होता, उसकी तवज्जो होती है ग्रुप्स वेलबींग, यानी यानी जो ग्रुप है, ग्रुप के जो भले के लिए चीजें उन पर उनका यानी तवज्जो होता है। फॉर एग्जांपल एक टीचर है, वो आपका यानी लीडर होता है क्लास में। वो अगर सिर्फ और सिर्फ आपको कहे कि आपने असाइनमेंट करनी है, एनी हाउ करनी है, मुझे मुझे कोई गर्ज नहीं आपके प्रॉब्लम नहीं से, करना, मेरे मुझे को नहीं करना सर। मुझे कोई गर्ज नहीं आपके प्रॉब्लम से, आपके इश्यूज आपके, तो वो इंस्ट्रूमेंटल लीडर होगा, उसको फकत काम चाहिए। लेकिन एक और होता है, वो होता है एक्सप्रेसिव लीडर। वो कहता है कि भाई देखें, काम होता रहेगा, आप खुश हो हमारे साथ, इसको हम कहते हैं एक्सप्रेसिव लीडरशिप। तो कौन सी लीडरशिप स्टाइल जो वो बेहतर है, इंस्ट्रूमेंटल बेहतर है या एक्सप्रेसिव बेहतर है। तो बेटा ये इस सवाल का जवाब ये है कि ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। अगर 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 सिचुएशन टाइट किस्म की है और सिचुएशन टेंस है, तो वहां पे हमें ऐसा लीडर चाहिए होता है जो जल्दी जल्दी काम को निपटा ले। यदि टास्क आपके सामने होता है तो वहां पे इंस्ट्रूमेंटल लीडरशिप चाहिए। लेकिन अगर टास्क ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल टास्क है, तो फिर आप क्या करते हैं, टास्क से ज्यादा, काम से ज्यादा जो काम करने वाले हैं उनकी सेहत का ख्याल रखते हैं कि भाई अभी दोपहर है, अभी काम को छोड़ दो, कोई मसला नहीं है। ये एक्सप्रेसिव लीडर है। लेकिन इंस्ट्रूमेंटल लीडर क्या कहेगा,
अगर बीमार हो, धूप है, फिर भी मुझे काम चाहिए। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंटल लीडर की निशानी होती है। नंबर 6, एक्सप्रेसिव लीडर्स टेक लेस ऑफ एन इंटरेस्ट इन अचीविंग गोल्स। यानी जो एक्सप्रेसिव लीडर होता है, लेस ऑफ एन इंटरेस्ट इन अचीविंग गोल, यानी गोल अचीव करने में उसका यानी इतनी ज्यादा वो उस पर तवज्जो नहीं देता। गोल अचीव करने पर एक्सप्रेसिव लीडर उसकी तवज्जो किस पर होती है? फोकस ऑन प्रोमोटिंग द वेलबींग ऑफ मेंबर। वो कहता है काम होते रहेंगे, सबसे पहले आप ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप बस खुश रहने चाहिए। तो ये होता है एक्सप्रेसिव लीडर की निशानी। मिनिमाइजिंग टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट, यानी टेंशन और कन्फ्लिक्ट होता है ना, वो टेंशन कम करता है जो एक्सप्रेसिव लीडर होता है, और कन्फ्लिक्ट जो झगड़ा होता है उसको भी कम करता है। तो ये निशानियां होती हैं एक्सप्रेसिव लीडर की। बेटा चूंकि फादर जो है घर में, वो भी एक एक्सप्रेसिव लीडर की मिसाल होता है। अच्छा, तो बेटा मैं बात कर रहा था जो फादर होता है वो भी एक्सप्रेसिव लीडर की एक मिसाल होता है। तो यानी आप देखते हैं हर हर बंदे के अब्बू का अपना अपना मिजाज होता है। कुछ वालिदैन होते हैं या कुछ फादर्स होते हैं जो बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि भाई हमें जो है ना A1 ग्रेड चाहिए आपका, हमें आपकी रिजल्ट जो है ना वो टाइट किस्म की चाहिए। अगर आप पढ़ाई में यानी फेल गए तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, स्कूल से बिठा दूंगा, फीस नहीं दूंगा तुम्हें। यानी वो किस तरह के पापा होते हैं? वो इंस्ट्रूमेंटल लीडर होते हैं। इंस्ट्रूमेंटल लीडर यानी मुझे तुम्हारी कामयाबी ज्यादा, यानी आपकी कामयाबी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपसे ज्यादा। ये होता है इंस्ट्रूमेंटल लीडर। दूसरा होता है एक्सप्रेसिव लीडर, यानी वो कहता है बेटा पढ़ाई होती रहेगी, कामयाबी होती रहेगी, मुझे तुम्हारे फेल होने, तेरी नाकामी भी इतनी अजीज है जितनी तुम्हारी पास होना अजीज है, कोई मसला नहीं। यानी वो बाबा जब अपना प्यार जो है वो कंडीशनल ना कर दे सक्सेस के साथ, वो कहेंगे तुम फेल होंगे फिर भी मेरे आंख के तारे हो, फिर भी मुझसे मोहब्बत लेकर जाओ, पास होते हो फिर भी मोहब्बत लेकर जाओ। यानी उसके लिए यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, नॉट योर सक्सेस। आप उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेटा ये थी यानी एक्सप्रेसिव और इंस्ट्रूमेंटल लीडर। अच्छा, तो बेटा यहाँ पे बाकी 2 मिनट रह गए हैं मेरे ख्याल में, तो हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं यहाँ पे। अब इंशाल्लाह दूसरे सेशन में हम पॉइंट नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।